इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, जो हमने पिछली 10 अप्रैल से शुरू की हुई है, उसी के तसलसल है अब ये जेल भरो तहरीक। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज जो शहबाज शरीफ ने अभी एक ये बड़ी लंबी सी तकरीर की, जिसमें से मैं एक ही चीज समझाऊं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि आईएमएफ से हमने अग्रीमेंट करनी है, इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए। मुझे यही समझ आई है इसकी। बाकी चीजें जो भी हैं वो तो उनके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं। असल बात यह है कि आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। मैं सबसे पहले सवाल शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया का जमाना है? अब जब भी जो बात करते हैं तो अब एक ऐसा जमाना आ गया है कि एकदम वो आपकी पुरानी तकरीरें और आपकी जो भी आपने पहले लोगों से वादे किए हुए हैं, वो सब 1 मिनट में वो निकाल के सामने ले आते हैं। ये है सोशल मीडिया का जमाना। सिर्फ चले जाएं कि आपने जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की, आपने कैसे कौम को बताया कि लोग महंगाई में डूब गए हैं, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, बिजली 2 रुपए यूनिट बढ़ गई और मार्च करो इस्लामाबाद में, गिरा दो इस हुकूमत को। क्या आपको याद है? अगर आपको याद नहीं तो ये सोशल मीडिया आपके सामने ले आएंगे आपकी सारी तकरीरें। हुकूमत गिराई, आप उस साजिश का हिस्सा थे। आप और यासिर जरदारी और वो जो तीसरा वो आपके साथ, आपका जो भाई बैठा हुआ था लंदन में, और वो जो एक्स आर्मी चीफ, आपने मिलकर ये किया और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को। उनको बताया कि कितना इमरान खान आपके खिलाफ है, तो उन सब ने मिलकर यह हुकूमत कराई। आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा, एकदम खुशहाली आ जाएगी। 10 महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन भी पाकिस्तान से ये ना करे। 10 महीने के अंदर पाकिस्तान की 50 साल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब गए थे, जब आपने पूरी 3 लॉन्ग मार्चेस हुई महंगाई के खिलाफ, आपकी सारी पीडीएम ने की, तो तब 12 से 12.5% महंगाई थी। आज 3 गुना महंगाई उससे ज्यादा है। जब आपने इतनी लंबी तकरीर में कहा ना कि अभी मजीद और महंगाई के लिए लोग तैयार हो जाएं, तो अभी 3 गुना ज्यादा महंगाई है जब आपने हमारी हुकूमत गिराई थी। और आपने जब हुकूमत गिराई थी और आपने ये जो 3 गुना ज्यादा महंगाई की थी, तो क्या हुआ था? हमारे जमाने में हम भी आईएमएफ के 2.5 साल प्रोग्राम में थे। तो अगर आप आईएमएफ के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, तो हम 2.5 साल आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। उसके ऊपर कोरोना सारी दुनिया के अंदर एक वबा आई थी, उसकी वजह से सप्लाई लाइन्स अफेक्ट हुई थी। जब सप्लाई लाइन्स अफेक्ट हुई थी तो सारी दुनिया में महंगाई आई थी। जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, वो सारी दुनिया को हिट किया था। एनर्जी की कीमतें, तेल की कीमत खास तौर पे ऊपर चली गई थी। हमारे दौर में तेल की कीमत $110 से $115 बैरल पे गई थी। आज वो $75 से $85 पे है। तो जो असल वजह थी महंगाई की, वो तो तेल था। तो अब तो तेल नीचे आ गया है। आज जो घी हमारे जमाने में था, वो आजकल जो पाम ऑयल जो बाहर से लेके आते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो दुगना था आज के मुकाबले में। आज घी कितना महंगा क्यों है? आज डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? 100 रुपया ज्यादा है हमारे दौर से।
और क्या वजह कि रुपया गिर गया? तकरीबन $100 महंगा हुआ है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या? इस मुल्क में सैलाब आए हैं, जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई, इस मुल्क में जल्जले आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई। और आपके दौर में किसी चीज के ना होने की वजह से यह महंगाई हुई है। तो आज ये जो आपने जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में फिर से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है और हमारे दौर से 3 गुना ज्यादा महंगाई है, आज आप कह रहे हैं कि क्योंकि IMF से हमने एग्रीमेंट करनी है, अभी मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये जो सारे लोग आपने बैठा के ये अवाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई बड़ा कोई फैसला करेंगे। हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 लग्जरी फ्लैट्स हैं, सबसे बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता, बेटा रहता है जो कि 9 अरब पुराने, अब 10 अरब का कम से कम वो जो प्रॉपर्टी एक बेटा रहता है, 1 हाइड पार्क। बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनके बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जरदारी की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं। कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीनें हैं हम वो बेच देंगे। इससे लोगों को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए। हाल ये है कि जो जब 100 रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, तो इसका मतलब कि ये कौम की 100 रुपए दौलत में कमी आई। और आपके जो डॉलरों में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, जो आपका सारा टब्बर बाहर गया हुआ है, वो डॉलरों के अंदर दौलत में इजाफा हुआ। कौम गरीब हुई, आप अमीर हो गए हैं। इससे डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। और आपने किया क्या? आके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने NRO2 लेके खत्म किए। 1100 अरब रुपए के। ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नैब में और ये सारा खत्म किया। और लोगों को कह रहे हैं फिर कि जी आप मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। कौम तैयार है, लेकिन महंगाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए तैयार है। और आज जो मैं खास तौर पे जो लाहौर के लोग आज निकले, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप भी और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जेल भरो तहरीक में जिस तरह वो निकले और जिस तरह कौम ने आके उनकी सपोर्ट की, मैं कौम का आज लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उससे पहले परसों जब मुझे तलब किया अदालत ने और सिर्फ 3 बजे जब फैसला किया और 5 बजे के 4:30 बजे घर से निकला, तो जिस तरह कौम निकली सड़कों के ऊपर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वकला का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो क्या आपके सामने नजर आ रहा है, ये शहबाज शरीफ है, देख लो। ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। इनको इस तरह की गोलियां अब वो नहीं लेंगी कि अपने इश्तिहारात में तस्वीरें दे दे के दोनों भाइयों की तस्वीरें कि जी सारी तरक्की इश्तिहारात में हुई, अरबों रुपए के कौम के पैसे के अपने पब्लिसिटी के देने के लिए। इससे अब कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। कौम ने अपना फैसला कर लिया है। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। मैंने जब से मेरी हुकूमत गई, मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुंचाऊं अपने मुल्क को। मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की 10 अप्रैल के बाद
वो सारी आइन और कानून के बीच में की। हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारे मुल्क को हमारी जद्दोजहद से नुकसान ना पहुंचे, हमारी हकीकी आजादी की जद्दोजहद से, कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर, पाकिस्तान घुटनों पे है। आज हम IMF बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं? ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार हैं। मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ गया था, हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था, और उस टाइम पे 50 लाख हमने नौकरियां दी थी। और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी, उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे। हमने पूरी कोशिश की अवाम पे जोर ना पड़े। उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो मेरी हकीकी आजादी की जो तहरीक है, वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आजाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने, लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन, क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुरअमन एहतजाज हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए, और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की। नैब, FIA, जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस, मेरे ऊपर 70 FIRs काटी हैं, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए, कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद
लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरिमों की हुकूमत आई है, को मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे, नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया। और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है, उसकी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होंगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बैठा के वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد، اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک، اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مافیا ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے، جمہوریت میں چھوڑے آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا، اور پھر یہ جو بھی جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا۔ یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز۔ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے NRO لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے۔ میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے۔ میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔